जी कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 12 और चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जो आई कैप की बुक के लिहाज से चैप्टर 17 है। अच्छा, क्लास में सारे स्टूडेंट के पास आई कैप की बुक मौजूद है ना? डाउनलोड की हुई है ना आपने कहीं ना कि हार्ड में या सॉफ्ट? ठीक है। यानी अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट दूं कि आई कैप की बुक में ये क्वेश्चन नंबर कर लें तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे ना? अवेलेबल है? ठीक है। टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो एज यूजुअल इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करने की बजाय पहले कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। जब हमारी बेसिक्स डेवलप हो जाएंगी इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की तरफ चलेंगे। माइंड मैप्स आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, आपके सामने भी माइंड मैप ही प्रेजेंट किया जा रहा है। चैप्टर हमारा प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल बेसिकली है क्या चीज? इसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहते हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल बेसिकली ये डिसाइड करना है कि एक कंपनी के सामने बहुत सी ऑप्शंस हैं, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर सकती है। यानी उसके सामने डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट है। वो हो सकता है जैसे अगर आप एक कंपनी पेप्सी के सीएफओ हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको पता होगा कि पेप्सी कोई एक प्रोडक्ट सेल नहीं करती, वो बहुत से प्रोडक्ट सेल करती हैं। तो हर प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले सीएफओ ने डिसीजन किया होगा कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए स्टार्ट करना बेनिफिशियल है कि नहीं। हमारे सामने अगर 20 प्रोडक्ट्स हैं पेप्सी की, तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने 20 प्रोजेक्ट्स को ही अप्रेज किया होगा, वैल्यूएट किया होगा। हो सकता है उन्होंने 150 प्रोजेक्ट्स को अप्रेज किया, वैल्यूएट किया हो, जिसमें से 130 प्रोजेक्ट्स में वो इस नतीजे पे पहुंचे हो कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है, इनको हमें स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और जिन प्रोजेक्ट्स के में वो इस नतीजे पे पहुंचे कि इनको स्टार्ट करना चाहिए, वो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल इसी चीज का नाम है कि आप किसी भी कंपनी में सीएफओ की पोस्ट पे बैठे हैं, आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं कि आपको इस सेगमेंट में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। तो आपने लॉन्च करने से पहले डिसीजन करना है कि ये आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। ठीक है। अगर तो उस प्रोजेक्ट की सिंपल रूल है, और इसका सिंपल रूल है क्या, अगर उस प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिट है वो उसकी कॉस्ट से ज्यादा है, आप उसको स्टार्ट करेंगे। और अगर उसका प्रॉफिट कम है उसकी कॉस्ट से, तो आप उसको स्टार्ट नहीं करेंगे। सिंपल रूल है। ठीक है। इसी का नाम है प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हमारे सामने वो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रोजेक्ट रखेगा, जिसमें कुछ रेवेन्यू का जिक्र होगा, कुछ कॉस्ट का जिक्र होगा, और बताएगा कि ये प्रोजेक्ट 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5, 6, 7, जितने भी साल का है। और हर साल के ये कैश फ्लोज हैं। कुछ कैश फ्लोज होंगे इनफ्लो और कुछ कैश फ्लोज होंगे आउटफ्लो। इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करके आपके पास जो नेट कैश फ्लो आएगा, आपने उसकी बेस पर डिसीजन करना होगा कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए फिजिबल है कि नहीं, आपको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। ठीक है। तो पहले इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब समझ आ गया कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपने उसको वैल्यूएट करना है कि ये प्रोजेक्ट इसका काबिल है कि नहीं कि इसको स्टार्ट किया जा सके। और ये कैसे वैल्यूएट करते हैं? आप उस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को देख के। ठीक है। ये है प्रोजेक्ट अप्रेजल या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा, अब हमें इसको एक्सप्लेन कर रहा है। कह रहा है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मींस वैल्यूएट करना एक प्रोजेक्ट को कि वो प्रोजेक्ट शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। अब डेफिनेटली अगर एक प्रोजेक्ट प्रॉफिट दे रहा है कंपनी को, तो उससे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। और अगर वो प्रॉफिट नहीं दे रहा, लॉस दे रहा है, तो उससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम होगी। ठीक है। अगर प्रोजेक्ट वेल्थ को इंक्रीज कर रहा हो, क्या करना चाहिए? डिसीजन क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट करना। आपसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट यही होगी कि बताइए क्या ये प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपका रूल बिल्कुल सिंपल होगा, कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, उसके बाद एंड पे अगर आप किस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से वेल्थ इंक्रीज हो रही है, तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड।
और अगर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से वेल्थ डिक्रीज हो रही है, प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। भाई यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? यहां तक कंसेप्ट तो था आसान। अब स्टडी करते हैं, बहुत अहम टिप आपके लिए समझना कि ये जो हम डिसीजन करेंगे ना कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ये डिसीजन बेस करेगा इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज के ऊपर, या जिसे रियल कैश फ्लोज भी कहते हैं। आप इसे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो का वर्ड यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज के ऊपर, काउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर नहीं। यानी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जब हम किसी भी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, इसमें अकाउंटिंग के कंसेप्ट अप्लाई नहीं होंगे। इसमें कौन सी अप्रोच अप्लाई होगी? इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज की। इंक्रीमेंटल अकाउंटिंग प्रॉफिट और इंक्रीमेंटल कैश फ्लो की अप्रोच में फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्ज कीजिए, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। फर्ज कीजिए आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ली, जिसका रेंट पे कर रहे हैं, उसमें एक फ्लोर खाली है, उस फ्लोर का और कोई इस्तेमाल नहीं है। अब 5 फ्लोर है, आप बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं 5 मिलियन, हर फ्लोर का 1 मिलियन हो गया। एक फ्लोर खाली है, आपने डिसीजन करना है कि इस फ्लोर पे नया प्रोजेक्ट लगाया जाए कि नहीं। अगर आप अकाउंटेंट है ना, अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो आपको यह सिखाया जाएगा कि जो फिक्स्ड ओवरहेड है इसकी एलोकेशन की जाए और इस प्रोजेक्ट की कास्ट में 1 मिलियन इंक्लूड किया जाए। भाई ऐसे सिखाया जाता है ना, एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स, इसी चीज का नाम है, इंक्लूड किया जाए। लेकिन फाइनेंस कहती है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आपने ये फिक्स्ड ओवरहेड्स को इंक्लूड नहीं करना, इसलिए कि ये फिक्स्ड ओवरहेड्स तो वो हैं जो प्रोजेक्ट चलाएं या ना चलाएं आपको पे करने ही पड़ेंगे, इनका प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने सिर्फ रेलिवेंट कैश फ्लोज को, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज को कंसीडर करना होता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमने किसको कंसीडर करना है? सिर्फ रेलिवेंट कैश फ्लोज को, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। बहुत अहम कंसेप्ट, सबसे अहम कंसेप्ट है इस चैप्टर का। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमने रेलिवेंट या इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज को कंसीडर करना है। ये रेलिवेंट कैश फ्लोज या इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज कौन से होते हैं? जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो कैश फ्लो इनकर होंगे, और अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट ना करें तो कैश फ्लो इनकर नहीं होंगे, उनको कंसीडर करना है। अगर कोई ऐसे कैश फ्लोज हैं जो चाहे प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या ना करें वो करने ही पड़ेंगे, तो इसका मतलब है उनका ताल्लुक हमारे प्रोजेक्ट से नहीं है, और जिन कैश फ्लोज का ताल्लुक हमारे प्रोजेक्ट से नहीं है वो हमारी प्रोजेक्ट अप्रेजल में नहीं आएंगे। तो बताइए इस कंसेप्ट को सामने रख के, ये जो अगर फिक्स्ड ओवरहेड इनकर किए जा रहे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड अगर इनकर किए जा रहे हैं, क्या ये हमारी प्रोजेक्ट अप्रेजल में आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट, फर्ज कीजिए हमारी बिल्डिंग है, उसका 5 मिलियन रेंट दे रहे हैं, 5 फ्लोर है, 500 फ्लोर बुक है, उनके ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए अगर हम स्टार्ट करते हैं, हमें अलग से बिल्डिंग रेंट पे लेना पड़ेगी, उसका रेंट 1 मिलियन होगा। अब ये भी है फिक्स्ड ओवरहेड, है फिक्स्ड, लेकिन ये प्रोजेक्ट से रिलेट कर रहा है। क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इसको ऐड करेंगे? यस, इसको ऐड करेंगे। तो ये इंक्रीमेंटल या रेलिवेंट का वर्ड आपके लिए सबसे अहम है इस टॉपिक में, इसको समझना। अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक एग्जांपल से समझाया, आगे जैसे जैसे आइटम्स आती जाएंगी मैं मजीद डिस्कशन आपके साथ करता जाऊंगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है कि हमने अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग की एलोकेशन, अकाउंटिंग के कॉस्ट के कंसेप्ट्स इंक्लूड नहीं करने इधर, बल्कि फाइनेंस का कंसेप्ट क्या, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए रेलिवेंट या इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है कि अगर एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी वजह से जो इंक्रीज्ड कैश फ्लोज होंगे उनको कंसीडर करने। इंक्रीमेंटल का ये मतलब होता है ना, जिसे आप इकोनॉमिक्स में शायद मार्जिनल भी कहते हैं, मार्जिनल का वर्ड भी बोलते हैं ना, इकोनॉमिक्स पढ़ी है आपने? मार्जिनल का वर्ड भी इसके लिए बोला जाता है, इंक्रीमेंटल का वर्ड भी बोला जाता है, और फाइनेंस मैनेजर इसके लिए रेलिवेंट का वर्ड भी बोलते हैं कि रेलिवेंट का मतलब क्या है?
कि जो इस प्रोजेक्ट से रिलेट कर रहे हैं कैश फ्लो, इस प्रोजेक्ट की वजह से आ रहे हैं, वो आपने कंसीडर करने हैं, बाकी नहीं करने। क्लियर? पहली चीज ये रेलिवेंट या इंक्रीमेंटल, इसको अंडरलाइन कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है? ये कंसेप्ट आपका पक्का होना चाहिए। दूसरा, हमने जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो कैश फ्लोज के बेस पे करनी है। कैश फ्लोज को अंडरलाइन कीजिए, कैश फ्लोज की बेस पे करनी है। जो डिसीजन मेकिंग करनी है किसकी बेस पे करनी है? कैश फ्लोज की बेस पे। जो नॉन कैश आइटम्स हैं उनको हमने कंसीडर नहीं करना। आप बता सकते हैं सबसे बड़ी एग्जांपल नॉन कैश एक्सपेंस? शाबाश, डेप्रिसिएशन। क्योंकि यहां पे देखिए उसने क्या कहा है कि हमने कैश फ्लो की बेस पे डिसीजन करना है, तो नॉन कैश आइटम यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया? अब दो लफ्ज हमारे लिए हो गए अहम, इंक्रीमेंटल या रेलिवेंट, और दूसरा कैश फ्लोस। इनके ऊपर फोकस करना है कैलकुलेट करते हुए। आगे चलते हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के मेथड कितने हैं? दो मेथड है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन के कितने मेथड है? दो मेथड। कौन कौन से? नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने तकरीबन 50% के करीब टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। वो कैसे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम ये दोनों चीजें सीख चुके हैं। क्या हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आती है किसी भी प्रोजेक्ट की? बिल्कुल, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है जो कि शेयर या डिवेंचर्स का था। क्या हमें आईआरआर कैलकुलेट करना आता है? एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सीखा था। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फौरन बाद आपको मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के ऊपर ले आया हूं कि वो ताजा ताजा चीजें सीखी हुई है, बड़ी आसानी के साथ हमारा कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और वही नॉलेज यहाँ पे यूज भी हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कितने मेथड है? दो। कौन कौन सा? नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक एडवांस कंसेप्ट सुन लीजिए। आपकी मर्जी है, जो मर्जी प्रैक्टिकली एग्जाम में तो जो मेथड कहेगा हमने उसी को फॉलो करना है ना, लेकिन प्रैक्टिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू आईआरआर में से जो मर्जी मेथड अडॉप्ट कर लें, आपकी अपनी ऑप्शन है। ठीक, नॉर्मली दोनों मेथड सेम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, लेकिन समटाइम्स कंफ्लिक्ट आ जाता है, कभी कभार कंफ्लिक्ट आ जाता है। जैसे शायद नेट प्रेजेंट वैल्यू से आप इस नतीजे पे पहुंचे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और मे भी आईआरआर के मुताबिक इस नतीजे पे पहुंचे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कभी कभार होता है। अक्सर क्या होगा कि चाहे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड यूज करें चाहे आईआरआर मेथड यूज करें, कंक्लूजन सेम होगा, यानी या तो दोनों में प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस का डिसीजन आएगा या प्रोजेक्ट रिजेक्शन का डिसीजन। बहरहाल ये दोनों मेथड है और इन दोनों की कैलकुलेशन हम सीख चुके हैं। कैलकुलेशन सिखाने की जरूरत तो नहीं, मेरा ख्याल है मेरा ख्याल। अच्छा मेरे भाई, आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको बताया गया हो एक प्रोजेक्ट, एक मशीनरी इक्विपमेंट की कॉस्ट इतनी है जो हमें आज पे करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हर साल उससे इतना इतना कैश फ्लो आएगा, ठीक है, और वो कैश फ्लो डिफरेंट है। अच्छा, जब ये कैश फ्लो डिफरेंट है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा आपकी अप्रोच पे? अब आप एन्युटी यूज नहीं कर सकते, एन्युटी फार्मूला यूज नहीं कर सकते। एन्युटी फार्मूला के लिए बेसिक कंडीशन क्या है? सेम होना चाहिए। और अगर उसने आपको बता दिया कि 5 साल तक कैश फ्लोज आएंगे, 5 साल तक आएंगे, तो ये 5 साल उसने बता दिया। अब इससे क्या, किस नतीजे पे पहुंचे हम कि अब इसमें परपेचुटी का फार्मूला यूज नहीं होगा। याद है ना परपेचुटी का फार्मूला? ठीक है, वो डिवाइड करते थे, क्या था? के इज इक्वल टू कॉस्ट D1 ओवर P0। परपेचुटी का केस हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं ना। अगर परपेचुटी का केस नहीं है, 5, 6, 7 साल का केस है, फिर तो ये फार्मूला यूज नहीं करते। फिर क्या करते हैं? फिर हम डिसाइड करते हैं अगर कैश फ्लोज इक्वल हो तो एन्युटी का फार्मूला लगाते हैं, अगर कैश फ्लोज इक्वल ना हो तो हर इंडिविजुअल कैश फ्लो का अलग अलग डिस्काउंट करते हैं। भाई ये चीज हमने सीखी कि नहीं सीखी? ठीक है, देखिए तीनों तरीके हमने सीखे, तीनों अलग अलग एप्लीकेशन है। परपेचुटी की एप्लीकेशन अलग है, एन्युटी की एप्लीकेशन अलग है, और हर कैश फ्लो
अनइक्वल हो, हर साल का कैश, इसकी एप्लीकेशन लाता है। अगर वो परपेचुटी का क्वेश्चन देता है, क्या करेंगे, परपेचुटी वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, जो विद ग्रोथ विदाउट ग्रोथ वाला था, ठीक है, यहां पे नॉर्मली विदाउट ग्रोथ आएगा, परपेचुटी वाला। अगर परपेचुटी का नहीं, उसने बल्कि 4, 5, 6, 7 लिमिट कर दिया कि 7 साल के बाद इसको डिस्पोज कर देना मशीनरी को, 6 साल के बाद खत्म कर देना प्रोजेक्ट, 4 साल तक चलेगा बस। जब उसने 4, 5, 6 साल लिमिट लगा दी, हमने क्या करना है, क्या परपेचुटी का फार्मूला यूज कर सकते हैं? नहीं। कौन सा फार्मूला यूज करना है, या एन्युटी का या इंडिविजुअल कैश फ्लो डिस्काउंट करने का। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे एन्युटी का करना है कि इंडिविजुअल कैश फ्लोज का? देखेंगे कैश फ्लोज इक्वल है कि नहीं। अगर कैश फ्लोज इक्वल है एन्युटी का, और अगर कैश फ्लोज इक्वल नहीं है, हर इंडिविजुअल कैश फ्लो का रहता है डिस्काउंट करने का। यही तरीका था ना, याद है आपको ये? अच्छा बताइए कि अगर हर कैश फ्लो अलग अलग है, हर कैश फ्लो अलग अलग है, इसमें तकरीबन हर क्वेश्चन में हर कैश फ्लोज अलग होंगे, यानी शाजो नादर ही आपको आईआरआर का फार्मूला, लेकिन करना पड़ भी सकता है, वो सॉरी एनवीडी का फार्मूला, एनवीडी का फार्मूला शाजो नादर ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इक्का दुक्का क्वेश्चन में करना पड़ भी सकता है। मुझे बताइए नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये जो हाइब्रिड क्लास में बैठे हैं ब्लू शर्ट वाले भाई, मुझे ये बताइए नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है जी? जो डाटा गिवन हो उस पर बेस करता है, बिल्कुल उसी पे बेस कर, कैसे करेंगे? जो भी डाटा डिफरेंट कैश फ्लोस उसने हर साल के अलग-अलग दिए हुए हैं, कैसे करेंगे? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे जी? जी लो रेट फिर हायर रेट, ये हाल है। वो तो मेरे भाई आईआरआर में होता है, मैं तो आपसे नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा हूं। नेट प्रेजेंट वैल्यू में उसने इंटरेस्ट रेट दिया होगा, हमने उस इंटरेस्ट रेट की बेस पे हर साल के कैश फ्लो को डिस्काउंट कर देना है। कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर एन, ये फार्मूला लगाते जाए हर कैश फ्लो के साथ। हर कैश फ्लो को डिवाइड कर दे किसके साथ? 1 प्लस आई पावर एन, 1 प्लस आई पावर एन, 1 प्लस आई पावर एन। आई पूरे क्वेश्चन में सेम रहेगा, एन चेंज होता जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, एंड में एक काम करना नहीं भूलना, हाँ जी, इनिशियल जो आपकी वैल्यू है, कॉस्ट है उसकी, उससे लेस करना। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्लियर हो गया? आईआरआर कैसे कैलकुलेट होता है? पहले लोअर रेट से उसको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, फिर हायर रेट से नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फिर दोनों के फार्मूला लगा के, वो एक्सट्रापोलेशन का होता था ना, लोअर रेट प्लस लोअर एनपीवी डिवाइडेड बाय लोअर प्लस हायर एनपीवी मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस, ये फार्मूला लगा के हम आईआरआर कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर एनपीवी कैलकुलेट हुई और वो पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट। अगर एनपीवी कैलकुलेट की और वो नेगेटिव है, रिजेक्ट। अगर आईआरआर कैलकुलेट की और वो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, या जो शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रिटर्न है, जो उससे ज्यादा है, एक्सेप्ट। और अगर आईआरआर कैलकुलेट की, वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, या शेयर होल्डर्स का जो रिक्वायर्ड रिटर्न है उससे कम है, फिर क्या करना चाहिए? रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? ये डिसीजन समझ आ गया किस बेसिस पे होगा? अच्छा, अब आपको सबसे अहम बात बताऊं इस चैप्टर की, सबसे अहम बात, क्या इस चैप्टर में नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच यूज होगी? यस होगी। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के दो, क्या आईआरआर अप्रोच यूज होगी? बिल्कुल होगी। क्वेश्चन ये है कि ये अप्रोच तो हम पहले सीख चुके हैं, तो इस चैप्टर में फिर नया क्या है? इसमें इस पूरे चैप्टर में अगर आप मुझसे कहें ना सर हमें एक चीज बताए जिसका हमने ध्यान रखना, वो है कैश फ्लोस को कैलकुलेट करना। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं
या इस चैप्टर में भी इवन जो आपको स्टार्टअप में लेके चलेगा ना, क्वेश्चन देगा, उसमें आपको कैश फ्लो खुद दे देगा। ईयर 1 का कैश फ्लो 30,000, ईयर 2 का 45,000, ईयर 3 का 12,000। लेकिन आगे चल के आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट लेवल पे लेता जाएगा। फिर आगे चल के कहेगा ईयर 1 में रेवेन्यू इतना, ईयर 1 में कॉस्ट इतनी, तो आपने दोनों को नेट करके नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करना होगा। फिर उसकी बेस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू या आईआरआर कैलकुलेट करनी होगी। भाई क्लियर हुई, समझ आई बात? और इसी तरह अगर नेक्स्ट लेवल पे चलेगा, फिर क्या करेगा, आपसे कहेगा ईयर 1 में रेवेन्यू इतना, कॉस्ट इतनी, ठीक है। पहले लेवल पे क्या करेगा, नेट कैश फ्लो खुद से दे देगा। दूसरे लेवल पे क्या करेगा, आपको रेवेन्यू लादा देगा, कॉस्ट लादा देगा। आपने नेट करके नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करना है, उसकी बेस पे एनपीवी आईआरआर कैलकुलेट करनी है। लेवल 3 पे क्या करेगा भला, लेवल 3 पे आपको कहेगा भैया मैं कोई कैश फ्लो का शेड्यूल बना के आपको नहीं दे रहा, मैं कोई टेबल बना के जिसमें रेवेन्यू और कॉस्ट लादा नहीं दे रहा, टेबल आप खुद बनाइए। टेबल आप, हम कहेंगे टेबल तो खुद बना लेंगे, इसमें क्या मसला है? कहेगा मसला ये है कि टेबल के नीचे कौन कौन सी कॉस्ट आपने टेबल में इंक्लूड करनी है, कौन सी नहीं करनी, ये डिसीजन करना होगा। इस चैप्टर में सबसे अहम डिसीजन यही करना है हमने कि कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है और कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है। और चूंकि अब ये मैं आपको पहले बता दूं, ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगी शुरू के 2-3 दिन में जब आप इस क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी सीखे है ना अप्रोच, चाहे कितना अगर साल भी आपको सीए में हो गया है, तो आपने सिर्फ अकाउंटिंग अप्रोच के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे हैं। तो अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स ना आपके जहन में बस गए हैं, चिपक गए हैं। यहाँ पे फाइनेंस के जो कंसेप्ट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है। तो जब ऑलरेडी जो चीज आपने सीखी होती है उससे कोई डिफरेंट चीज आती है ना, तो पहले आपका माइंड रेजिस्ट करता है कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत हो रहा है, ये क्या डेप्रिसिएशन हो भी रही है लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ये कैसे हो सकता है, ये गलत हो रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है इससे लेस होना है, ये आपके जहन में आएगा बार बार। फिक्स ओवरहेड है, इनकी एलोकेशन होनी चाहिए, इनकी एलोकेशन, लेकिन नीचे क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि फिक्स ओवरहेड इतने हैं, लेकिन एलोकेशन उसने कॉस्ट में नहीं इंक्लूड की, ये इसने गलत किया है। हमने तो अकाउंटिंग में सीखा एलोकेशन। तो ये अकाउंटिंग के जहां जहां जिस कंसेप्ट पे अकाउंटिंग और फाइनेंस का कंफ्लिक्ट आएगा ना, वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। और उसी प्रॉब्लम को अगर आपने समझ लिया तो आप आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंस के एक्सपर्ट होते जाएंगे। ठीक है, देखें हर कॉस्ट में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जिनमें अकाउंटिंग और फाइनेंस का कंसेप्ट सेम है। जैसे आपने कोई नया प्रोजेक्ट लगाया, उसके लिए रॉ मटेरियल भी तो खरीदेंगे, उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो जो रॉ मटेरियल खरीदेंगे उसको कॉस्ट में ऐड करें। लेबर इंगेज करेंगे उसके लिए, तो जो लेबर इंगेज किया उसको कॉस्ट में ऐड करेंगे। ये अकाउंटिंग में भी करते थे, इधर भी करते थे, लेकिन कुछ जगह पे फर्क आएगा। ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड की पोर्शनमेंट की गई, एलोकेशन की गई है, वो काउंटिंग में करते थे, यहाँ पे नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन लेस करते थे काउंटिंग में, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को लेस नहीं करेंगे। भाई कुछ समझ आई ये बात? ठीक है, ये बात समझ आई? अच्छा समझ आई तो मुझे बताइए। आखिरी क्वेश्चन, अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया, ये आपका काउंटिंग का कंसेप्ट तोड़ेगा, अलर्ट होके आपने जवाब देना। फर्म के पास एक मटेरियल पड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मटेरियल पड़ा हुआ है, उस मटेरियल की सेल करने जाए ना, उसका 1 रुपया भी नहीं मिलना। उसको सेल करने जाए, खरीदा था हमने 10 लाख का, खरीदा कितने का था, उसको अपने प्रोजेक्ट में कंज्यूम कर दिया, प्रोजेक्ट की कॉस्ट में से 10 लाख शामिल होगा कि नहीं होगा? अगर अकाउंटेंट बन के सोचे तो फिर शामिल, फाइनेंस मैनेजर बन के सोचे तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसका प्रोजेक्ट से ताल्लुक ही नहीं है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या ना करें ये जीरो का है, ये तो जीरो का है। विवाद समझ आई? अच्छा आखिरी, अब आपने जवाब दे दिया है, वैसे अगर ना जवाब देते तो मैं अगला क्वेश्चन ना पूछता, अब आपने जवाब दे दिया, हिम्मत करके अगला क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं। एक मटेरियल है 10 लाख का खरीदा,
इस वक्त मार्केट में वो 6 लाख का सेल हो सकता है, हमने उसको अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लिया, 10 लाख तो नहीं आएगी, अकाउंटिंग कर रहे होते तो 10 लाख आते, यहाँ पे 6 लाख, क्योंकि असल में हमने 6 लाख वैल्यू जो है उसका एसेट यूज किया। इंक्रीमेंटल यही है ना, अगर उसको यूज करते तो 6 लाख मिलता ना, तो बेसिकली इंक्रीमेंटल हमने अप्रोच के मुताबिक जानना। आखिरी क्वेश्चन एक और, मटेरियल खरीदा 10 लाख का था, वो मार्केट में बिक सकता है 12 लाख का, वो हमने प्रोजेक्ट में यूज कर दिया, तो आपसे कोई अकाउंटेंट पास बैठा हो, आपसे कोई पागल हो गए हो, 12 लाख तो दिए ही नहीं, दिए ही 10 लाख हैं, कॉस्ट इसकी 10 लाख है, एनालिसिस में 12 लाख क्यों यूज कर रहे हो? हम क्या कहें, हम कहेंगे ये फाइनेंस है, इसमें इंक्रीमेंटल, इसमें रेलिवेंट कॉस्ट का कंसेप्ट है। ठीक है, अगर आप इस प्रोजेक्ट को मार्केट में इस इन्वेंट्री को सेल करते 12 लाख आते, तो एक तरह से 12 लाख सैक्रिफाइस हुआ इस प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट के लिए कितना सैक्रिफाइस हुआ? 12। तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में 12 लाख आना चाहिए। भाई ये बात समझ आई आपको? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, स्टेप्स इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जब आप करेंगे, इसके स्टेप्स क्या होंगे? 2 मेथड तो आपको पता चल गए, एनपीवी और आईआरआर। इसके बाद इसके स्टेप्स सुन लें। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ये स्टेप्स ना, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, मैं उसको भी सामने रख के आपके सामने दिए गए। आप इन स्टेप्स को याद कर लें, छोटे से छोटा क्वेश्चन हो या बड़े से बड़ा, इंशाल्लाह इन स्टेप्स में निमट जाएगा। ठीक, लेकिन स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के अंदर मजीद आपको पता है एडजस्टमेंट आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ये 6 स्टेप्स। पहला, कंसीडर रेलिवेंट कैश फ्लोज। आपने इसमें सिर्फ रेलिवेंट कैश फ्लोज को कंसीडर करना है। रेलिवेंट कैश फ्लोज, रेलिवेंट कैश फ्लोज का मतलब क्या है? रेलिवेंट को कंसीडर करना है, इररेलिवेंट को इग्नोर करना है। यानी वही कैश फ्लोज आपने इंक्लूड करने हैं जो अगर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करे तो इनकर होंगे, जिनका प्रोजेक्ट से डायरेक्ट ताल्लुक है। जिनका प्रोजेक्ट से ताल्लुक नहीं है, वो चाहे प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या ना करें, नहीं वो काम नहीं करना। चाहे प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या ना करें, वो काम करना है। ऐसे कैश फ्लोज का प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हाँ, प्रोजेक्ट करने की वजह से जो कैश, वो रेलिवेंट होंगे। कंसीडर टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज। दूसरा, आपने क्वेश्चन में जिस चीज का ध्यान रखना है ना, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, कि कोई भी कैश फ्लो कब आ रहा है, कब जा रहा है, उसे रेलिवेंट ईयर में लिखना है। गलत साल में लिख दिया ना अगर, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डिस्काउंटिंग गलत हो जाएगी, डिस्काउंटिंग गलत हो जाएगी तो नेट प्रेजेंट वैल्यू गलत, वो गलत तो डिसीजन गलत। जैसे फर्ज कीजिए, अगर वो क्वेश्चन में कहता है एक प्रोजेक्ट है 5 साल के लिए, आप एक फिक्स एक इक्विपमेंट खरीदेंगे ईयर 1 में, ठीक, बल्कि सॉरी, आप खरीदेंगे अभी के अभी। अभी के अभी को क्या कहते हैं, कौन सा ईयर है? ईयर 0। ईयर 0 में एक इक्विपमेंट खरीदेंगे 10 लाख का, जो ईयर 5 तक चलेगा, 5 साल का प्रोजेक्ट है। ईयर 5 पे जाके ये 2 लाख का बेच देना है आपने। बताइए ये रेलिवेंट कैश फ्लो है? क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के लिए खरीदा जा रहा है इक्विपमेंट, रेलिवेंट कैश फ्लो है। अब टाइमिंग मुझे बताइए, ईयर 0 में इनफ्लो है कि आउटफ्लो? कितने का? जितनी भी कॉस्ट है, 10 बोली है मैंने, 5 बोली क्या 10 बोली? 10 बोल, तो 10 बोली है तो 10 का ही होगा। इनफ्लो की आउटफ्लो? पॉजिटिव में लिखेंगे नेगेटिव में? नेगेटिव में। क्या इसकी वजह से कोई और इफेक्ट आएगा? यस, क्या आएगा? इनफ्लो। किस ईयर में? ईयर 5 में। ईयर 5 में जब इसे कहते हैं टर्मिनल वैल्यू, जब टर्मिनेट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो उस वक्त ये इक्विपमेंट जब बेचेंगे, इससे कैश आएगा, वो भी तो हमारा कैश फ्लो है। अब वो किस ईयर में जाएगा? ईयर 5 में। आउटफ्लो के इनफ्लो? इनफ्लो का मतलब है पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव।
तो पहले आपने डिसाइड करना है रेलिवेंट कैश फ्लोज कौन कौन से हैं। क्वेश्चन के अंदर उसने बहुत से कैश फ्लोज दिए होंगे, आपने डिसाइड करना है कौन सा रेलिवेंट है कौन सा इररेलिवेंट। दूसरे नंबर पे क्या डिसीजन करना है, टाइमिंग, कौन सा कैश फ्लो किस साल में इनकर हो रहा है, ठीक है, किस साल में इनकर हो रहा है। फिर नेक्स्ट, पुट कैश फ्लोज इन स्पेसिफाइड फॉर्म, एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, आपने हमेशा उस फॉर्मेट को फॉलो करना। और भी फॉर्मेट दुनिया में मौजूद होंगे, लेकिन आपको जो फॉर्मेट शेयर किया जा रहा है ना, वो टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सॉल्यूशन है। इसके अलावा कोई फॉर्मेट यूज करना चाहें कर सकते हैं, मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं। मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा, जो भी सॉल्यूशन वगैरह होंगे हमारे, वो इसी फॉर्मेट के मुताबिक होंगे, ठीक है। वो फॉर्मेट मैं भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो आपने कैश फ्लोज उस फॉर्मेट में डाल दिए। उसके बाद अगर एनपीवी मेथड है तो क्या किया, हर कैश फ्लो हर साल को डिस्काउंट करके ईयर नॉट से लेस कर दिया, एनपीवी आ गया। पॉजिटिव है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट, नेगेटिव है रिजेक्ट। और अगर आईआरआर मेथड है तो फिर आपने एक दफा लो रेट से एनपीवी कैलकुलेट की, एक दफा हायर रेट से एनपीवी कैलकुलेट की, फार्मूला लगा के आईआरआर कैलकुलेट कर लिया। भाई क्लियर, ये स्टेप्स है। अब सबसे अहम चीज बाकी क्या रह गई एंड में, नहीं कैश फ्लो तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है, अभी वो आहिस्ता आहिस्ता समझाने हैं कैश फ्लो, वो इतनी जल्दी नहीं सारे आपको बता देने, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स बना के बता के कंसेप्ट बिल्ड कर दिया। आज आपको जो असाइनमेंट दी जा रही है ना, जो असाइनमेंट नोट की आपने, उसमें रेलिवेंट कैश फ्लोज का डिसीजन शामिल नहीं है, बाकी की सारी प्रोजेक्ट अप्रेजल है, रेलिवेंट कैश फ्लो का डिसीजन शामिल नहीं है, वो कल के लेक्चर में हम सीखेंगे। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपके साथ फॉर्मेट शेयर कर रहा हूं, ठीक है, फॉर्मेट। बाकी ये जो डिसीजन है ना डिटरमिनिंग कैश फ्लोज, ये हमने कल के लेक्चर में सीखेंगे कि कौन सा कैश फ्लो हमारे लिए रेलिवेंट है, कौन सा रेलिवेंट नहीं है। अप्रोच मैंने आपको बता दी। आज के लेक्चर में सबसे अहम चीजें दो थी, एक स्टेप्स कि किन स्टेप्स में आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद फॉर्मेट, फॉर्मेट टू कैलकुलेट कैश फ्लोज, ये फॉर्मेट आपने यूज करना है। जब कभी प्रोजेक्ट अप्रेजल का क्वेश्चन आएगा कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, ये जो आपके सामने मौजूद है। इसमें क्या है, बहुत से कॉलम्स, ये कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो, सेल्स पॉजिटिव, ये टी नॉट, इसको टी नॉट में, ये इसको वाई नॉट कर ले, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है भाई। ईयर वन, ईयर नॉट, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर। सेल्स ये पॉजिटिव में आएगी, मटेरियल कॉस्ट आउटफ्लो नेगेटिव में, लेबर कॉस्ट आउटफ्लो नेगेटिव में, टैक्सेस आउटफ्लो नेगेटिव में, इनिशियल कॉस्ट आउटफ्लो नेगेटिव में, और इनिशियल कॉस्ट आउटफ्लो है नेगेटिव में आएगी, और एंड पे जा, एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जब इसको बेचेंगे तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी, रेजिडुअल वैल्यू या जो भी आएगी टर्मिनल वैल्यू, वो इनफ्लो के तौर पे आएगी। इसको नहीं भूलना आपने, क्योंकि बेचेंगे तो पैसे आएंगे ना। और ये ज़हन में रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन में मुझे बताइए, जब बेचेंगे तो जो कैश मिलेगा वो आएगा इनफ्लो के तौर पे, कि बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ है वो आएगा? सोच के बताइए, कैश आएगा। क्वेश्चन में अगर उसने कहा हुआ है ना कि जी इसकी बुक वैल्यू इतनी थी, प्रॉफिट इतना हुआ, सेल प्राइस इतनी, तो आपने जो उसकी सेल प्राइस है ना, जो कैश रिसीव हुआ, वो पॉजिटिव, क्योंकि ये सारी आपको होता है हम कैलकुलेशन कैश फ्लो की कर रहे होते हैं। अच्छा, इस फिर उसके बाद टोटल कैश फ्लो आ गया, टोटल कैश फ्लो आ गया, इसको क्या करना है, डिस्काउंट कर लेना। अगर एनपीवी मेथड है तो एक ही स्टेप में सारा डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आईआरआर है तो तीन मेथड करने पड़ेंगे, एक लोअर, एक हायर, और फिर एक अप्रोक्सीमेशन के लिए, तीन स्टेप्स में होगा। क्लियर?
अच्छा, मैं सम टाइम जो कैलकुलेशन करता हूँ ना, वो हर स्टेप की कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ ताकि सारे स्टूडेंट साथ साथ चलते रहें। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं, कहते हैं सर हम सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे एक ही दफा कर सकते हैं, तो क्या हमारे लिए जरूरी है कि बार बार आप जिस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं वो बच्चों वाली कैलकुलेशन जैसे मैट्रिक में या इंटर में करते थे वैसे करें? जरूरी नहीं है। फार्मूला लिखें, फार्मूला लिखना जरूरी, लेकिन उसके बाद अगर आप समझते हैं आप इतने एक्सपर्ट हैं कि एक ही स्टेप के अंदर सारी कैलकुलेशन निपटा सकते हैं तो निपटा दें, मुझे कोई इतराज नहीं। ये क्लियर हो गया? मेरे आपसे यहाँ पे दो क्वेश्चंस। पहला, इस टेबल में, इस टेबल को आपने नोट कर लिया, इसको फॉलो करना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किधर है? वो नहीं, क्यों नहीं? वो कैश फ्लो है नहीं, वो नॉन कैश आइटम है। मेरा दूसरा क्वेश्चन, इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस किधर है? अगर लोन लिया हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस किधर है? वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी डिस्काउंट रेट में एडजस्ट हो जाता है, उसे अलहदा से हमने इंक्लूड नहीं करना, ये ज़हन में रखिएगा ना। इसका मतलब है इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चन में ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रेलिवेंट कैश फ्लो है, ना ही इंटरेस्ट एक्सपेंस रेलिवेंट कैश फ्लो है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्यों रेलिवेंट कैश फ्लो नहीं है? नॉन कैश आइटम। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों रेलिवेंट कैश फ्लो नहीं है? वो यहां पे एडजस्ट हो जाता है नीचे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए। जी, इंटरेस्ट ऊपर नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? वो नीचे एडजस्ट हो जाता है रेट के अंदर। ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है, यानी वो कवर हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी कवर कर रहा है जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जी, अगर क्वेश्चन में वो एक क्वेश्चन में उसने इस तरह भी किया, उसने कहा कि ये मेरा बनाया हुआ प्रोजेक्ट अप्रेजल है, जरा इसमें से गलतियां तो ढूंढे, और जब हमने देखा उसने डेप्रिसिएशन लेस की हुई थी, हमने क्या कमेंट करना है नीचे कि डेप्रिसिएशन इसका पार्ट, क्योंकि नॉन कैश आइटम है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमेशा कैश फ्लोस की बेस पे डिसीजन होगा, कैश फ्लो की बेस पे डिसीजन होगा। क्लियर हो गई? वो अब आपके जहन में आ रहा होगा वो तो एक्सपेंस तो होता है, सिर्फ एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, समझ आ जाए बात तो अच्छी बात है, ना समझ आए तो कोई मसला नहीं। जब हम ऊपर इनिशियल कास्ट में इधर पॉजिटिव और उधर इधर नेगेटिव और उधर पॉजिटिव फिगर ले रहे होते हैं ना, तो इन दोनों का जो नेट होता है वो सारी की सारी डेप्रिसिएशन होती है जो चार्ज हो चुकी होती है इस कैश फ्लो के थ्रू। इसीलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम अलहदा से नहीं कर सकते। ये कुछ कुछ बात समझ आई? जी, हाँ हाँ, आपको याद है हमने जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया था, उसमें जो डिबेंचर या शेयर्स होते थे वो इनिशियली हम उसको पैसे उसको क्या शो करवाते थे इनिशियली? उसका कंफ्लिक्ट था हमारा, वो असल में वहां पे रूल ही यही है कि आपने उसे आईआरआर के फार्मूले में आपको पता, आपको बताया था कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से निकला है, और यहां पे पहला जो भी हमारा आउटफ्लो होता है वो नेगेटिव होगा। ठीक है जी, तो वो उसकी अप्रोच भी इसी तरह। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको? अब इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। जी मेरे भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। क्या कह रहे हैं? हाँ, अगर कोई स्पेशल एसेट प्रोजेक्ट के लिए लिया गया है तो बिल्कुल प्रोजेक्ट के एंड पे तो उसको सेल करना है ना। तो जो प्रोजेक्ट के एंड, प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे जब उसे खरीदेंगे वो हमारी नेगेटिव आइटम आएगी, नेगेटिव कैश फ्लो आएगा, और जब प्रोजेक्ट के एंड पे उसको बेच देंगे तो जितने का बेचा वो हमारा पॉजिटिव इनफ्लो आएगा। नहीं, उसे सारे ईयर्स पे एलोकेट नहीं करना, क्योंकि हमारा मकसद जो होता है वो प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी हर साल की कैलकुलेट करना नहीं है। हमारा असल मकसद क्या है? ओवरऑल
प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करना। ठीक है, कैलकुलेशन जाहिर है चूंकि हमारे पास डाटा ईयर वाइज दिया होता है तो हम ईयर वाइज उसको डिस्काउंट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हम डिसीजन करते हैं ना वो टोटल वैल्यू के ऊपर होता है, हम ईयर वाइज वैल्यू के ऊपर डिसीजन नहीं करते। अगर कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो शुरू में लॉस मेकिंग है और बाद में जाके प्रॉफिट मेकिंग हो जाते हैं, या कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो शुरू में प्रॉफिट मेकिंग है बाद में लॉस मेकिंग हो जाते हैं, तो हम डिसीजन उनको इकट्ठा करके जो टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसकी बेस पे करेंगे। ठीक है, तो आपको वो इक्विपमेंट को डिफरेंस लेके जैसे काउंटिंग में डिवाइड करते हैं वो करने की जरूरत नहीं है कि 80,000 का बाय किया एंड पे 20,000 का बच गया तो 3 साल है, हर साल 60 डिवाइडेड बाय 3 20,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, फाइनेंस में इनिशियल, क्योंकि कैश फ्लो की बेस पे हम काम कर रहे हैं ना, वो कैश फ्लो हुआ है ईयर नॉट में, जीरो में, और फिर लास्ट ईयर में हुआ है, उसको वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब ये नोट कर लीजिए, फॉर्मेट आपके पास है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी ये क्वेश्चन है, फटाफट कैलकुलेटर निकाले, जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी से। A company with a cost of capital of 10% is considering investing in a project with the following cash flows. Year नॉट में कितना है? अच्छा, आपने इसको जो मैंने आपको टेबल बना के बताया ना उसी तरीके से करें, शाबाश, उसी तरीके, फॉर्मेट वही हो जो मैंने आपको सिखाया। ये उस फॉर्मेट में तो नहीं है ना, उस फॉर्मेट में, क्या उसी फॉर्मेट में है? उस फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, उसमें ये हॉरिजेंटल चलते हैं, ये उसने वर्टिकल बनाया होगा। उसी फॉर्मेट के मुताबिक करें और जल्दी से कैलकुलेशन करें, शाबाश शाबाश। अब भाई इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना भाई। मैं प्रेजेंटेशन देखना चाहता हूं, कैलकुलेशन तो आपने पहले सीखी हुई है, मुझे कैलकुलेशन ना दिखाएं, वो तो मुझे पता है आप कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट। मुझे इसकी प्रेजेंटेशन दिखाई, प्रेजेंटेशन के साथ कैलकुलेशन करें, शाबाश शाबाश। ये हाइब्रिड वाले भी, ये ऑनलाइन वाले भी, पॉज कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए प्रेजेंटेशन के साथ। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में ये आपके प्रेजेंटेशन के साथ कैलकुलेशन होनी चाहिए। और आपने कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। शाबाश शाबाश शाबाश, किधर किधर, शाबाश, जल्दी जल्दी करो, किधर किया आपने? हाँ तो ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे लिखे, फिर इधर इधर 10,000 लिख देना, ऊपर 10,000 है, ये तो ईयर 1 है ना, 10,000 डिवाइडेड बाय कुछ, हाँ 1 नहीं आ जाएगा ना, 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 0, वो तो 1 नहीं आ जाता ना, तो वो 10,000 ही आ जाए। अब इनको ऐड करते, लेकिन एक गलती कर दी भाई ने, एक गलती कर दी भाई ने, यस, क्या गलती की थी वाला इन्होंने? इनिशियल आउटफ्लो को नेगेटिव नहीं किया था, इनिशियल आउटफ्लो को नेगेटिव में करना, आपने कर लिया नहीं, तो इसके नीचे आप लिखिए प्रेजेंट। देखिए मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू का भी नीचे कॉलम बनाया था ना, तो वो प्रेजेंट वैल्यू भी उसी तरीके से नीचे कॉलम में कैलकुलेट करें ना, अलग से लाइन आइटम के तौर पे तो ना करें, वो जिस तरीके से प्रेजेंटेशन सिखाई थी आपको, शाबाश। क्या है जी आपका डिसीजन? ये एक्सेप्ट करना चाहिए। 2066 इनका आया है जी। नहीं, ईयर 2 का कैश फ्लो किधर है? अच्छा वो नीचे है, तो आप उसको आगे ही एक ही लाइन आइटम में कर दें, वो बेहतर नहीं है? बेहतर नहीं है, सारे नेट कैश फ्लो इकट्ठे एक ही आइटम में कर दें, यानी ये देखिए, ये है हमारा टेबल, इधर है कैश फ्लो जो बताएगा सेल्स वगैरह, इसमें नहीं बताया उसने, तो इसमें नेट कैश फ्लो, ये नेट कैश फ्लो ही है,
ये नेट कैश फ्लो है, ईयर नॉट ईयर 1 ईयर 2। तो यहां पे एक स्टूडेंट ने किया ईयर नॉट में 10,000, बताइए इसमें क्या गलत है? नेगेटिव में किया। अच्छा, इसके बाद ईयर 1 में 6,000 है, बताइए 6,000 मैं यहां पे लिखूं या यहां पे लिख दूं, ऊपर के नीचे? वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, किसी भी जगह पे कर सकते हैं, लेकिन बिला वजह जगह जाया होगी, तो ये ऊपर ही कर दे, उसके ऊपर ही 6,000। और फिर इसके बाद 8,000 आ गया। अब नीचे क्या करना है? पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, बाद में नेट प्रेजेंट कर लेंगे ना। प्रेजेंट वैल्यू ईयर नॉट में तो प्रेजेंट वैल्यू वही हुआ करेगी ना, क्योंकि 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 0, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 6,000 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 1, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 8,000 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 2। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 नेगेटिव, इसकी प्रेजेंट वैल्यू एक स्टूडेंट 5455। अच्छा, बेहतर है कि आप इसकी कैलकुलेशन फार्मूला नीचे शो कर दे, बेहतर है। क्या? इज इक्वल टू 6,000 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 1। ठीक है, ये लिख दे, बेहतर है, बेहतर है। फिर इसके बाद 6612, और इसका फार्मूला भी नीचे लिख दे, बेहतर है। ये कैसे है? 8,000 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 2। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, इन सबको ऐड कर लें। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 2067। इसका मतलब है ये पॉजिटिव है और रिजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। मैं क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? इसमें सिर्फ उसने कैलकुलेशन शो किया। और प्रेजेंटेशन मैंने खुद से आपको कहा, आपने इसी प्रेजेंटेशन को फॉलो करना। ICAP की बुक को जब आप देखेंगे, उसमें समटाइम डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, जिससे समटाइम मैं कम से कम मैं तो कंफ्यूज हो गया था 2-3 क्वेश्चन में। आप प्रेजेंटेशन को अगर फॉलो करेंगे तो अगर कभी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती भी है, आपको फौरन पता चल जाएगा। आप सेट फॉर्मेट यूज करते हैं, आपको पता है कौन सी चीज किधर है, आप उसको हाईलाइट भी आसानी के साथ कर सकेंगे। तो हमेशा इस सजेस्टेड फॉर्मेट को आपने यूज करना है। क्लियर? ये तो बहुत आसान था, ऐसे ही है। इसमें क्या हमें रेलिवेंट कैश फ्लोज का डिसीजन करना पड़ा था? इसे सारे खुद ही कर दिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल कर लें। एज्यूम करें इस क्वेश्चन में आपने घर जाके एनपीवी से भी करना है, फिर IRR से भी करना है। इसका IRR कैलकुलेट करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 साल आसानी से हो जाएगा। IRR कैलकुलेट कर, रेट अपनी मर्जी का, 812 कर लें, 615, अपनी 515 कर लें, अपनी मर्जी का कर लें। और फिर उसके बाद जो IRR कैलकुलेट होगा उसको आपने किसके साथ कंपेयर करना है? IRR कैलकुलेट होगा, उसे किसके साथ कंपेयर करेंगे? इस 10% के साथ। अगर IRR 10% से ज्यादा है एक्सेप्ट, और अगर 10% से कम है रिजेक्ट। तो फिर आपने कल मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन में नेट प्रेजेंट वैल्यू से और IRR से क्या डिसीजन डिफरेंट हो जाता है कि सेम रहता है, ये आपने कल मुझे कैलकुलेशन करके बताना है। ठीक है, अभी छुट्टी नहीं हुई, अभी छुट्टी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं? टाइम ही नहीं हुआ। शाबाश, अभी क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं हमारे। चलिए, एग्जाम्पल 31 आई गया आपकी। Company is considering whether to invest a new item of equipment costing rupees 53,000 to make a new product. Initial cost कितनी आ गई? 53,000। ये ईयर 0 में क्या आएगा?
अच्छा ये जीरो तो उसने दिया ही नहीं हुआ, तो मेरा हाल इग्नोर कर दें। नहीं नहीं, जब हम अपने का टेबल बनाएंगे, अपना टेबल बनाएंगे, उसमें ये जीरो की भी जगह रखते हैं, ये जीरो की जगह रखेंगे, उसमें 53,000 पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, शाबाश, आउटफ्लो है, और ये पॉजिटिव है, 4 साल का पीरियड, ठीक है। अच्छा इसमें जब 4 साल के बाद ये इक्विपमेंट बिकेगा, इसकी टर्मिनल वैल्यू नहीं आ रही, या तो होगी ही नहीं, या उसने इसमें एडजस्ट करके दे दी होगी, इसने एडजस्ट करके दे दी होगी, हमने खुद से साइंस नहीं लगानी। नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 11%। जल्दी से आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट है, प्रेजेंटेशन के साथ फ्रेश पेज पे कर लें या उसी पेज पे नीचे कर लें, फटाफट आपका टाइम स्टार्ट होता है, मैं आपकी प्रेजेंटेशन देखना चाह रहा हूं, शाबाश। जब तक लाइनें नहीं लगती ना मुझे सुकून नहीं मिलता, और आप लाइनें एंड पे लगाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं जब स्टूडेंट था मैं सबसे पहले लाइनें लगाता था टेबल जी, ये बुक की एग्जांपल है, शाबाश शाबाश। ये लीजिए, ये कितना साइड में क्लास से बाहर भेजोगे क्या मुझे? मैं चाह रहा हूँ सर मैं आपकी वर्किंग भी देखता रहूं, तो आप मोबाइल पे तस्वीर ले लेना। ये हाइब्रिड क्लास में जो टी है, ये स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन देखे क्या वैसे ही है जैसी हमने इनको सिखाई है? ठीक है, पहले की नेगेटिव, बाकी सालों की कैश फ्लो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, शाबाश। डिस्काउंट भी कर दें, फिगर लिख के बैठ गए, डिस्काउंट किसने, मैंने करना है, करना जल्दी नहीं कर रहे आप, प्रेजेंट वैल्यू ले, इधर तो सीधी सीधी, और ईयर नॉट किधर है, ईयर नॉट लिखा ही नहीं है, खुदा का खौफ कर भाई, ईयर नॉट मैंने लिखना है, और नहीं लिख रहे थे आप, ये भाई ने लिखा हुआ है, शाबाश। भाई ने ईयर नॉट की भी प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है। नहीं नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, टू बी ऑन सेफ साइड, आएगी 53,000 ही। भाई ने कहा 17,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.11 पावर 1, 1 प्लस 1.1, 2.11 पावर, ये ऐसी गलतियां कर रहे हैं आप लोग। फिफ्थ, हाँ ये भाई सही कर रहे हैं मुझे लग रहा है, शाबाश शाबाश, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल चलें, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल फार्मूला लिखे बगैर कैलकुलेशन कर लें, मैं प्रेजेंटेशन आपकी फिलहाल, लेकिन फार्मूला लिखना करना है। अच्छा एक दफा फार्मूला लिख दिया काफी है, ठीक है, एक दफा, बल्कि एंड पे नेट कैश फ्लो पे एक ही दफा लिखते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल फार्मूला के बगैर कर सकते हैं, हाँ शाबाश। ये एग्जांपल 31 है, 15 20 11, हाँ तो एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, पॉजिटिव है, शाबाश। रिजेक्ट है, पॉजिटिव है, 2208.7, 2200, हाँ जी इसको कैलकुलेट करें, शाबाश शाबाश। एक मिनट है रे, ईयर 1 में, ईयर नॉट में तो डिस्काउंट करके वही वैल्यू आ जाती है, ईयर 1 में डिस्काउंट करके तो वो वैल्यू नहीं आनी चाहिए। हाँ जी 1, शाबाश। ये ऊपर ऊपर जो ईयर लिखा हो ना, ईयर 1 ईयर 2, नीचे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए पावर में वही आएगा, वही नंबर आएगा। ईयर 1 है तो पावर में 1 आएगा, ईयर 2 है तो पावर में 2 आएगा। टेबल नहीं बनाया, मैं कलप गया हूँ, टेबल सिखा क्या 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 क्या, टेबल नहीं बनाया, ऐसे ना किया करे यार। ये ले अब बना रहे टेबल, मेरे भाई आपसे, आप दिखाएं जरा क्या करते रहे, आप दिखाएं।
53, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। वैसे आइंदा अगर फार्मूला जब लिखे ना तो प्रेजेंट वैल्यू के नीचे लिखे, वर्किंग नीचे लिखते हैं ना फिगर के ऊपर, तो ही ना लिखते। ठीक है, बट ठीक है, आपका आंसर आ गया ना वो, बट ठीक है, शाबाश शाबाश, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया ये, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए इसके बाद अच्छा, घर जाके आपने क्या करना है वाला, एनपीवीबी और आईआरआरबी जी। ये जो आंसर आएगा इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। एनपीवी पॉजिटिव है, ये आंसर आएगा, इसको जीरो के साथ कंपेयर करना है। जीरो से ज्यादा है प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड, इसका मतलब है इतना फायदा होगा। जीरो से कम है प्रोजेक्ट रिजेक्ट। हाँ, आईआरआर को किससे कंपेयर करना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो उसने दिया, ठीक है। अच्छा जरा मुझे बताइए कि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, ये भी कर लेंगे? 65,000, 27, 31, 15 कर लेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। ये भी नहीं, ये भी कर लेंगे, लेकिन जो 34 है ना, 34 उसमें 3 क्वेश्चंस है। आई कैप ने एक ही क्वेश्चन को 3 दफा किया है डिफरेंट अजम्पशंस के साथ। 34 एक ही क्वेश्चन है, आई कैप ने उसको 3 दफा, लेकिन उसने बताया नहीं कि यहां से मैं दूसरी दफा शुरू कर रहा हूं, यहां से तीसरी दफा शुरू कर रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं ताकि घर जाके आप कंफ्यूज ना हो। ये पेज नंबर है 382, 82 है कि 62 है? 82 है। अच्छा सुन लें, 34 के 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 उसने कहा है 325 प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, ईयर 1 से लेके 6 तक कैश फ्लोज कितने हैं? अब आपकी मर्जी है, क्या एन्युटी लगा लें या हर एक को अलग कर ले, आपकी मर्जी है। मैं वैसे हूं तो मैं, मेरा ख्याल है अलग अलग ही कर लो, अलग अलग ही, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा ना आंसर तो ठीक है, बहरहाल आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहां तक हो गया पार्ट 1। फिर इसके बाद ये जो है ना, फॉर एग्जाम्पल किधर लिखा? फॉर एग्जाम्पल ये फॉर एग्जाम्पल के बाद पार्ट बी शुरू हो रहा है। कह रहा है कॉस्ट तो वही रखो, लेकिन अब मैंने कैश फ्लोज बदल दिए। अब मैंने कहा, अब मैं कैश फ्लो वैसे ही रख दिए जैसे वो जिम्बा वाले में रखे थे। जिम्बा वाला क्वेश्चन याद है? कास्ट क्वेश्चन 3, उसमें क्या था? ये एक साल में 50,000 है, साल के बाद वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है इसमें आपने क्या करना है, ये एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो ईयर 1 पे आएगी, फिर उसको ईयर 1 से डिस्काउंट भी करना है, फिर 50,000 को भी ईयर 1 से डिस्काउंट करना है, अगर तो आप एन्युटी यूज करते हैं। और अगर एन्युटी यूज नहीं करनी तो ईयर 1 50,000, ईयर 2 75,000, ईयर 3 75,000, ईयर 4 75,000, ईयर 5 70। और मेरी रिकमेंडेशन क्या है आपको? अलग-अलग ही करना, अलग-अलग ही करना, आसान है ना, अभी सीख रहे हैं ना, अभी एक्सपर्ट नहीं है। तो जब स्टार्टअप होना तो सेफ खेलना चाहिए, जरा स्लो हो लेकिन सेफ हो। जब एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर डायरेक्ट एलोकेशन कर लिया करेंगे। ये दूसरा पार्ट हो गया ना, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट भी है, वो क्या है? ये अब ये फॉर एग्जांपल से तीसरा पार्ट आ गया। तीसरा पार्ट क्या आ गया? वो कह रहा है अब कैश फ्लो परपेचुइटी के हमेशा के लिए। अब क्या करना है? अब ना तो इंडिविजुअल कैश फ्लोज का फार्मूला लगा सकते हैं, वो ताक़यामत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ना आईआरआर का कर सकते हैं, वो एन को इन्फिनिटी रखना पड़ेगा। तो फिर क्या कर सकते हैं? परपेचुइटी का फार्मूला लगा सकते हैं, परपेचुइटी का, ठीक है। कैश फ्लो प्रोजेक्ट फ्रॉम आफ्टर ईयर 0 रुपीज 50,000 एवरी ईयर इन परपेचुइटी। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन 34 के अलावा जितने भी क्वेश्चन है, 30 कितना 30 था, 31, 32, 33 4 क्वेश्चन हैं। इनमें आपने एनपीवी भी कैलकुलेट करनी है, आईआरआर भी कैलकुलेट करनी है, दोनों। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है 34, ये सिर्फ जो जो जैसे जैसे कह रहा है वैसे करना,
लेकिन इसके 3 पार्ट्स हैं, मैंने आपको बता दिए। क्लियर हो गया? होम असाइनमेंट समझ आ गई? कल करके आएंगे। चलिए फिर कल हम सीखेंगे अकाउंटिंग के कंसेप्ट और फाइनेंस के कंसेप्ट की जंग, और देखते हैं कल कौन जीतता है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।